तो ऐसे है भाई आरजू, मेरे ख्याल से कि हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा है, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है आज तक सर। 76 ईयर्स हो गए, पाकिस्तान आखिर अपनी इकोनॉमी को संभाल क्यों नहीं सका? उनकी मिलिट्री पावर नंबर 1 है, पूरी दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं है। यानी टॉप 5 में इंडिया का नाम भी आता है। बाहर वालों को तो ये कुछ कर नहीं पाते हैं, ना इनसे ये टीटीपी कंट्रोल हो रही है, ना इनसे टीएलपी कंट्रोल हो रही है, ना इनसे लाल मस्जिद कंट्रोल हो रही है, ना इनसे हाफिज सईद को भी अरेस्ट करने के बाद जो है बाहर घुमाते फिराते अक्सर नजर आते हैं। तो ऐसे है भाई आरजू, मेरे ख्याल से कि हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा है, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा मैं ही है आज तक इससे फरार करता रहा हूँ इस आइडिया से, लेकिन उनमें कैपेसिटी है बहुत एब्जॉर्ब करने की कि ठीक है यार आप अपना तरीका कर ले। हमें भी बिल्कुल। अपने आप में ये फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी जो बहुत हमारे मुश्किल है सर, हमारा जो माइंडसेट बन चुका है, हम सुधरने वाले लगते नहीं है वैसे। पाकिस्तान को ले बैठेंगे ये, आई टेल यू। सर 76 ईयर्स हो गए, पाकिस्तान आखिर अपनी इकोनॉमी को संभाल क्यों नहीं सका? कौन जिम्मेदार है? क्या स्टैब्लिशमेंट और फौज की गलती है? क्या पॉलिटिशियंस ऐसे थे? क्योंकि कब से मैंने तो जब से होश संभाला है यही देखा है कि नवाज शरीफ साहब कहते थे कि हम कटोरा जो है ना वो कशकोल हम तोड़ देंगे, और उसके बाद नया कशकोल लेके निकल पड़ते थे। तो हमारे पॉलिटिशियंस का लेवल भी इंतहाई सतही किस्म का है, इनके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, कोई विजन नहीं है। रियासत मदीना का आइडिया लेके लोगों को चुप करा देते हैं और उसके बाद आप रियासत मदीना बना दें यार, लेट्स सी कि आप क्या कमाल करते हैं, वो भी नहीं बना सके हैं। और लूट मार का बाजार जो है वो गर्म है पाकिस्तान में। यहाँ पे भी देखो करप्शन होगी और बिजनेस शायद चलती इस तरह है, लेकिन सारा पैसा इंडिया में रहता है और इन्वेस्टमेंट होती है। कल इत्तफाकन जब हम जा रहे थे ना शाम का खाना खाने एक रेस्टोरेंट में, तो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी क्लोथ्स में कोई मिला, हाथ उत मिलाए, तो बाद में उन्होंने कहा डू यू नो हु इज, मैंने कहा नहीं जी। उन्होंने कहा कि ये इंडोनेशिया के पास इनको ही ओन्स एन आइलैंड, और उस आइलैंड से आयरन और ये वो करते हैं, माइंस हैं जहाँ से ये लाते हैं और सारी दुनिया को देते हैं। बट ही लिव्स अ वेरी सिंपल लाइफ, शायद पाँव में जूतियां भी चप्पल टाइप ही थी, और सो इनमें वो दिखावा नहीं है। बट हर बंदा जो मुझे मिल रहा है वो आईटी का एक्सपर्ट है, कोई कुछ है और कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि भारत की तरक्की में उनके एजुकेशन सिस्टम का भी हाथ है? क्योंकि हमारे यहाँ तो एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है। I think basically in Pakistan the destruction of the people of Pakistan begins in the school. ये तो सिर्फ मदरसों का है ना, मदरसे तो गरीबों के होते हैं, बेचारों के बच्चे कहीं और नहीं जाते, वहाँ उन्हें रोटी भी मिलती है, रहने को जगह मिलती है, और वो मदरसों में मौलवी हैं जो है उनको, आई एक्चुअली डोंट ब्लेम देम टू मच। जिस सोसाइटी ने लोगों को स्कूल नहीं दिए वहाँ पे मदरसा हैव टू प्ले अ रोल, ठीक है। लेकिन हमारे स्कूलों के अंदर जो नफरत पढ़ाई जाती है, वहाँ पे बहुत कम शॉप्स रह गई हैं। मैंने मेरी अपनी आंखों से देखा है, और खून के आंखों मैं देखता हूँ जब एक दुकान बंद होती है और टिक्का कबाब वहां पे आ जाता है, और वही लाहौर का कैरेक्टर है। मैं तो कहता हूँ कि आप लाहौर के पंजाबी ये वो घर में बुला के आपको खाना खिला देंगे हजारों में, लेकिन फिर भी कहेंगे कि किताब उन्हें आप फ्री दें। और मैं कह यार मैं किताब लिखी है ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ फ्री कित्थों दिया है, एक तो मैं पब्लिश करा लिखा, फिर पब्लिशर मैं क्या नजम सेठी ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ फ्री दे, मेरे वासिस नहीं है। ये हाल है लोगों का। सर ये क्या सर, ये आप बुक्स देख रहे हैं ना, मेरे पीछे बुक्स रखी हुई है, जब कोई मेरे घर में पार्टी होती है मैं ये बुक्स हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई ना कोई आके बुक उठा के ले जाएगा और फिर वापस नहीं मिलनी मुझे। और उन्हें शर्म नहीं आती मुझे कि सर कोई किताब नहीं मिल सकती। मैं क्या यार बात सुनो, मैंने इतने साल मेहनत करके लिखी है, पब्लिशर ने उसमें इन्वेस्ट किया है, खुदा दा खौफ जे मेरे वासिस नहीं है। और मैं क्या मेरे साथ वो फिर सॉफ्ट कॉपी मुझे भेज देते हैं, जो मुझे मेरी किताब की सॉफ्ट कॉपी भेजता है मैं उसे अनफ्रेंड कर देता हूँ। मैं क्या यार ये तुम अजीब बकवास है, मेरी लिखी हुई किताब मजा ही नहीं आता सर, बुक में बिल्कुल मजा नहीं आता। है ही नहीं कि ये पब्लिशर कौन होता है और राइटर कौन होता है, वो जेब पुत्रा आइडियोलॉजी हमारी बन चुकी है। हाँ बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, वीडियो देख के सारी बातें तैयार हो गई, लड़ाई के लिए तैयार हो गए।
और मैं क्या पहले हाँ। किताब पढ़ लो, मेरे पे अगर मेरा भी थीसिस एक्सेप्ट हाँ। करते हो, रीड माय बुक बजाय दूसरे के माँ बहन की गालियां शुरू हो गई मेरी वो एक वीडियो सुन के मेरे हक में। और मैं क्या प्लीज ना करया करो, पढ़ाई करया करो, ए देखो मेरा हाथ। लेकिन वो है ही नहीं। वो बुल्ले शाह ने उस जमाने में कह दिया था, तेनू इको अलफ दरकार, इल्मो बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार। उसने तंज की थी मौलवियों पे, कसूर के मौलवियों पे, कि तेनू इको अलफ दरकार यानी अल्लाह काफी है, बाकी इल्म की कोई जरूरत नहीं है। तो बुल्ले शाह ने ये तंज की थी कि खुदा दा खौफ करो, लोगों को सीखने दो। उनकी मिलिट्री पावर नंबर 1 है, पूरी दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं है। यानी टॉप 5 में इंडिया का नाम भी आता है, उसमें रशिया का नाम भी आता है, चीन का नाम भी आता है। अगर उनकी आवाम, उनकी जनता उनकी फौज के साथ ना खड़ी हो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो किसी भी जगह उनको सक्सेस मिले। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं। बल्कि उस दिन में एक पिक्चर किसी ने शेयर की थी, अब पता नहीं वो उसमें ये लिखा हुआ था कि दुनिया की फौज है तो उन्होंने बंदूकें दूसरी तरफ की हुई, बीच में अवाम खड़ी है कि उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे वाले का लिखा हुआ था कि भाई वो अवाम खड़ी और बंदूकें जो है वो अवाम की तरफ है। तो ये मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि आप कहते हो कि अवाम हमारे साथ हो, लेकिन अवाम बजोरे बाजू हो, बजोरे डंडा हो। ठीक है, ऐसे ना हो कि आप अवाम जो दिल से इज्जत करते हैं करते भी रहें। ऐसा नहीं कि इस फौज के साथ अवाम कभी खड़ी नहीं रही, बहुत दफा देखा गया है कि वाकई दिल से खड़ी रही। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप सिर्फ डंडे के जोर पे उनसे कुछ चीज मनवा लें, मैं ये नहीं कहता जो गलत करता है उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, जिसने गलत किया उस। लेकिन आप ये चाहते हो कि यार लोग हमसे डरे सहमे रहें, तो इससे क्या हम कुछ अचीव कर सकते हैं या मजीद बिगाड़ पैदा करें? मेरा तो ख्याल है मजीद बिगाड़ी पैदा कर रहे हैं, और उसकी वजह यही है कि इनको मालूम है कि बस हमारे ऊपर ही इनका जोर चलता है और तो कहीं नहीं चलता। ये भी एक फैक्ट है। तो ये अभी एक साहब मुझसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी हम आपके लिए कोई ईद पे गिफ्ट भेजना जी चाह रहे हैं। मैंने जी कहा भाई माफ कीजिए, मुझे मत भेजिए, इसलिए कि यहाँ पे तो एक मेरे पीछे सारे पड़ जाएंगे भाई लोग कि जी तुमने इंडिया से गिफ्ट कैसे रिसीव कर लिया। क्योंकि मैंने कहा और तो कुछ नहीं होता, लेकिन अपने लोगों को तंग करने के जो है ना इनके पास 100 तरीके हैं, और वो मैं बड़े मुश्किल में फंस जाऊंगी, तो बस आपकी दुआएं ही काफी हैं। तो ये हाल इन्होंने कर रखा है कि बाहर वालों को तो ये कुछ कर नहीं पाते हैं ना। इनसे ये टीटीपी कंट्रोल हो रही है, ना इनसे टीएलपी कंट्रोल हो रही है, ना इनसे लाल मस्जिद कंट्रोल हो रही है, ना इनसे हाफिज सईद को भी अरेस्ट करने के बाद जो है बाहर घुमाते फिराते अक्सर नजर आते हैं। भारत और पाकिस्तान एक साथ ही आज़ाद हुए और आज़ाद होने के बाद दोनों ने अपने अपने तरह से अपने देशों को चलाया, और कुछ समय बाद ऐसा लगने लगा कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर है भारत के सिस्टम से, क्योंकि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम भारत के पर कैपिटा इनकम और जीडीपी ग्रोथ से ज़्यादा थी। इसका एक रीज़न ये भी था कि अमेरिका एलाई था पाकिस्तान का, जबकि हमारे पास कोई ऐसा एलाई नहीं था। भारत हमेशा से ही नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अपनाता रहा है, और इसी वजह से हम लगभग अकेले ही थे। हमारा दोस्त रशिया था, लेकिन उतना बड़े लेवल पे कॉपरेशन नहीं हो रहा था जितना अमेरिका के साथ पाकिस्तान का हो रहा था। लेकिन बाद में ये पता चला कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक आर्टिफिशियल ग्रोथ दी, कभी भी वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाई, और ना ही पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और आर्मी ने ऐसा कोई कदम उठाया जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी की नींव मजबूत हो सके। और जैसे ही अफ़गानिस्तान से अमेरिका ने पुल आउट किया, पाकिस्तान की इकॉनमी की वल्नरेबिलिटीज़ सामने आ गई, और अब पाकिस्तान की इकॉनमी कोलैप्स के कगार पर है।